गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म भी देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि चार्ज किस तरीके से सरफेस पे, किस तरीके से लाइन पे और किस तरीके से वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी चीज आप जब क्या करते हो, एक सिमेट्रिकल वे में रखते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को स्प्रेड कर रहे हैं, सिमेट्रिकली क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। सिमेट्रिकली स्प्रेड करने का मतलब है या तो चार्ज को आपने क्या किया है, एक लाइन में रख दिया है, या फिर किसी सरफेस पे रख दिया है, या फिर किसी वॉल्यूम में रख दिया हो। तो इन सारी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, सबसे पहला लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब आप चार्ज को किसी लाइन पे स्प्रेड कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, इस पे हमने क्या किया है, चार्ज को स्प्रेड कर दिया है इस लाइन के ऊपर, इस तरीके से यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम लोग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्मली होंगे। यूनिफॉर्मली का मतलब हर एक जगह पे सेम चार्ज होगा, यानी हर एक सरफेस पे, हर एक लाइन पे और हर एक वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सरफेस चार्ज का मतलब क्या है बेटा, कि अगर ये कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर क्या किया है आपने, चार्ज को स्प्रेड कर दिया है। दिस इज व्हाट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस। वॉल्यूम का मतलब क्या है, समझो ये क्या है, स्फेयर है हमारे पास, और इस स्फेयर को हमने क्या किया है, चार्ज से भर दिया है। इसके अंदर हमने चार्ज भर दिया। हमने यहां पे कंसीडर किया है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड एक्सप्लेनेशन वी विल यूज हियर पॉजिटिव चार्ज ओनली। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज लेके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो यहां पे क्या दिख रहा है, अगर आपने चार्ज को एक लाइन में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अगर आपने चार्ज को एक प्लेन पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आप उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उसी चार्ज को आपने किसी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर बंद करके रखा हो, यानी ये स्फेयर लिया और ये स्फेयर क्या है, उसके अंदर हमने चार्ज को भर दिया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दिखाते हैं बेटा लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग,
लैम्डा से डिनोट करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा, ये कौन सा है? सिग्मा है। तो सिग्मा से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिनोट करते हैं रो से। ये क्या है? रो है, राइट। तो लैम्डा, सिग्मा एंड रो, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं। तो ये लैम्डा किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? यहाँ पे जो चार्ज है, जो भी चार्ज आप ले रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल चार्ज। जो चार्ज हमने लिया और जिसको हमने क्या किया है? स्प्रेड किया है, दैट चार्ज इज द टोटल चार्ज। अगर लाइन पे है तो टोटल चार्ज ऑन द लाइन। वही चार्ज अगर आपने क्या किया है? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। और यहां पे क्या है? अगर आपने किसी वॉल्यूम के अंदर रखा है तो आप उसको क्या बोलोगे? टोटल चार्ज इन द वॉल्यूम। तो यहां पे चार्ज डेंसिटी जो है, लाइन चार्ज डेंसिटी, वो क्या लिखेंगे आप? टोटल चार्ज Q। वी कंसिडर द टोटल चार्ज इज Q। Q पर यूनिट लेंथ। तो जो इसकी पूरी लेंथ होगी, अगर ये L लेंथ का है तो इसको L से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कौन सा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द लाइन इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है कूलम पर मीटर। बात समझ में आ रही है? यहां पे आप क्या लिखोगे? टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय टोटल एरिया S। S यहां पे हमने क्या लिया है? सरफेस एरिया लिया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से रो को क्या लिखोगे आप? टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्या आ जाएगा ये? कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछे जा सकते हैं। अब क्या है कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अलग अलग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हम लोगों को देखना है, राइट। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए देखा था, राइट। क्या देखा था हमने? अगर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q, राइट, तो उसके कारण किसी एक टेस्ट चार्ज पे, राइट, टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमने क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। अगर ये R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज and the charge due to which we want to find the electric field intensity। तो ये चीज हमने निकाला था मैग्नीट्यूड के लिए और इसी को हमने क्या लिखा था? वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। यहां पे R कैप क्या है? R कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये जो वेक्टर है यहां से इस तरफ, यानी पॉइंटिंग टूवर्ड्स टेस्ट चार्ज, राइट, एंड इनिशिएटिंग फ्रॉम चार्ज Q, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? R वेक्टर कैप बोल रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। अभी क्या देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है।
इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देखेंगे हम लोग? E वेक्टर ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा आप उसी तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे। और ये एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये प्रिपेयर हो जाए और आप ये समझ पाए कि किस तरीके से आप चीजों को लिखेंगे और देखेंगे। अगर ये डेरिवेशन आपको पूरा अच्छे से समझ में आता है तो आप ये फार्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, ये फार्मूला डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डेरिवेशन क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि जब प्रॉब्लम एग्जाम में आता है, नीट के या फिर जेई के एग्जाम में आता है, तो उसमें कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें आपको ये पता करना पड़ता है कि वहां पे हम वैल्यूज क्या लेंगे। फॉर दैट you have to know how we can able to derive the equation। किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे और यूज करेंगे, ये अगर आपको समझ में आएगा तो आप आराम से जो कंडीशंस वहां पे दिए रहते हैं उसको आप पहचान पाओगे और इजीली फार्मूला लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा हम लोग वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे बेटा हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि एक क्या है? फाइनाइट वायर है। एक क्या है? फाइनाइट वायर है। ठीक है, ये फाइनाइट वायर का मतलब यहां पे क्या है कि इस तरीके से एक वायर है। वायर क्यों लिया हमने? वन डायमेंशन के लिए लिया है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? एक डायमेंशन। लाइन का मतलब वन डायमेंशन, सरफेस का मतलब टू डायमेंशन और वॉल्यूम का मतलब थ्री डायमेंशन। तो यहां पे हमने एक ही डायमेंशन लिया है। इसको हमने क्या बोला है? यहां पे क्या है? इस पे चार्ज है। इस लाइन पे क्या किया हमने? यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस पे चार्ज कितना है? चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। अभी जस्ट हमने देखा था यूनिट ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा सेंटीमीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। आपको क्या करना है? आपको पूछा जाएगा कि कोई एक पॉइंट P है, यहां पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये पॉइंट जो है ये d डिस्टेंस पे है बेटा। ये क्या है? d डिस्टेंस पे है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P फ्रॉम द लाइन। इस लाइन से P पॉइंट की दूरी कितनी है? d मीटर है। कितना है ये? d मीटर। तो ये d डिस्टेंस हमने ले लिया। तो आपको इस फाइनाइट लेंथ, हमने क्या लिया बेटा? यहाँ पे फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर लिया है। दिस इज व्हाट? फाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड बोल सकते हैं, चार्ज रॉड बोल सकते हैं, वायर बोल सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो इस लाइन पे या फिर बोलते हैं फाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है कि इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। तो इसकी पूरी लेंथ अगर हमने बात की तो ये लेंथ अगर हमने L बोला, राइट, तो L बोला तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय लेंथ L हो जाएगा। राइट, इस तरीके से लिखेंगे। तो चार्ज Q इज इक्वल टू कितना होगा? लैम्डा L हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो टोटल चार्ज इस पूरे पे चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू लैम्डा L हो जाएगा। लैम्डा क्या है यहाँ पे? लैम्डा यहाँ पे है लाइन चार्ज डेंसिटी और L क्या है? लेंथ ऑफ द फाइनाइट वायर और फाइनाइट लाइन। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लिखते हैं
यहाँ पे बेटा हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, राइट। और इंटीग्रेशन कब लेते हैं हम लोग, कंपोनेंट लेना पड़ता है आपको, यानी एक छोटा सा डीएल लेंथ का हम लोग कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इंटीग्रेशन किस तरीके से यूज करना है और छोटा एलिमेंट कैसे लेना है, ठीक है। यहां पे हम कंसीडर कर लें कि ये जो है ठीक है, ये हमने जो लाइन लिया है ये क्या है, अनसिमेट्रिकल हो सकता है, यानी कि ये मिड पॉइंट हमने नहीं लिया है, ये कहीं पे भी पॉइंट पी हो सकता है। हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, जनरल कंडीशन ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको पर्टिकुलर कंडीशन के लिए डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो पी पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट नहीं है, इसका मिड पॉइंट से पास नहीं हो। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता। जब नहीं करता है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कुछ और होगा और ये एंगल कुछ और होगा। तो हम इसको बोल देते हैं बेटा θ1 और इसको हम लोग ले लेते हैं θ2, ठीक है। ये जो हमने रेफरेंस लाइन लिया है, समझो इस रेफरेंस लाइन को हमने यूज किया, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो लेंथ हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग y एक्सिस ले लें और इसको अगर हमने x एक्सिस ले लिया तो ये एंगल जो है x के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मेजर किया गया है और ये जो एंगल है नीचे वाला वो इस डायरेक्शन में मेजर किया गया है, ठीक है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग इक्वेशन में वैल्यूज रखते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस डायरेक्शन में आपने एंगल यूज किया था, या फिर कोई भी चीजें जो आप ले रहे हैं, एलिमेंट जो ले रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में है। तो यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और ये एंगल जो हमने लिया है ये हमने लिया है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। अगर ये एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस बोला या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला तो उससे, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है θ1 इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड θ2 इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एंगल हमने किस तरीके से लिया है, θ1 कैसा लिया हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है इस एक्सिस से, और θ2 कैसा लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो एलिमेंट हम लोग किस तरीके से लेते थे, एल लेंथ पे डीएल लेंथ का क्या लेते थे हम लोग, एलिमेंट लेते थे। तो हम यहाँ पे क्या बोले, यहां से वाई लेंथ पे, यहां से वाई लेंथ पे dy लेंथ का एलिमेंट ले लिया हमने। ये क्या ले लिया हमने, dy लेंथ का एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो dl लेंथ का एलिमेंट है, ठीक है, वो एक्चुअली में यहां से क्या है, थीटा एंगल पे d थीटा का एलिमेंट है बेटा। ये क्या है, थीटा एंगल पे, यहां से थीटा एंगल पे d थीटा का एलिमेंट है, तो वो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा। ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है dy का, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको dy का, वो एक्चुअली में क्या है, वही हमारा एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिया है, d थीटा, थीटा एंगल पे d थीटा एलिमेंट लिया है, या फिर आप बोल सकते हो y लेंथ ऊपर जाके dy लेंथ का क्या लिया है हमने, स्ट्रिप लिया है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। तो यहां पे देखो दो वेरिएबल है, ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। दिया हुआ क्या है बेटा, इसमें सिर्फ d दिया है, दिस इज d, यहाँ पे d दिया हुआ है, राइट। ये y और dy वेरिएबल है, थीटा और d थीटा क्या है, वेरिएबल है, यानी थीटा वेरिएबल है और y वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमको रिलेशंस जो निकालने पड़ेंगे वो थीटा और y में भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिख रहे हैं वो हम लोग लिख लें। ये dy का मतलब है बहुत छोटा सा स्ट्रिप, और d थीटा का मतलब भी क्या है, ये जो छोटा सा एंगल बना रहा है उससे जो स्ट्रिप आ रहा है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रही बात, ओके। अब ये देखो, इसको अगर हमने ब्रेक कर दिया तो आपके पास दो कंपोनेंट मिलते हैं। एक कंपोनेंट मिलता है E, अच्छा देखो,
ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, E cos थीटा मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, E sin थीटा मिलेगा। ठीक है, तो E cos थीटा को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो इस रॉड पे, इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये E sin थीटा जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलेंगे E पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि ये जो आपको रॉड दिख रहा है, लाइन जो दिख रही है, जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पैरेलल है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन से दैट E परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, E पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, E परपेंडिकुलर हो जाएगा E वेक्टर cos थीटा। हम यहां पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल क्या लिखेंगे आप, E sin थीटा। डायरेक्शन तो हमने दिखा दिया है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हमको जो लिखनी है वो हम लोग क्या रिलेशंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लिया हमने, पैरेलल लिख लिया। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि ये इसी तरीके से नहीं हो सकता है, ये हो सकता है इस तरीके से रखा हो, राइट, ये हो सकता है इस तरीके से रखा हो, ये हो सकता है इस तरीके से रखा हो। यानी ये जो ओरिएंटेशन हम दिखा रहे हैं इस बोर्ड पे, ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, तो ये कैसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या लिया है, जैसे भी होगा उस पे ये तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लाइन अगर ऐसी होगी, अगर ये लाइन ऐसी होगी तो इस पे एक परपेंडिकुलर होगा और ये पैरेलल होगा। बात समझ में आ रही है, जो लाइन के पैरेलल होगा और जो परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन होगा। तो जो लाइन के परपेंडिकुलर है उसको हमने बोला परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो लाइन के पैरेलल होगा उसको हमने बोला है पैरेलल कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से हमने उसको क्या किया है, जनरलाइज कर दिया। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो ट्रायंगल है इसको मैं उठा के यहाँ पे बनाता हूं। तो ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल इस तरीके से दिख रहा है। ये एंगल है थीटा, ये हमने लिया है y, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है d, राइट। ठीक है ना, तो जो हमको E दिख रहा है वो ये है E, राइट। ये क्या है, E पैरेलल है, और ये क्या है, E परपेंडिकुलर है, राइट। समझ में आ रही बात, दिस इज E पैरेलल एंड दिस इज E परपेंडिकुलर। इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दिया हूं, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट है उसके कारण से आपने क्या लिखा है, इस छोटे से एलिमेंट के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, राइट। तो क्या R कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये R होगा, राइट। जो हम लोग फार्मूला में R लिखते हैं वो कौन सा डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस R होगा, करेक्ट है। तो हम लोग R की वैल्यू अगर लिखनी हो तो हमने क्या लिखा है, किसी एक वेरिएबल में हमको चेंज कर लेना है। तो एक वेरिएबल जो हम चेंज कर रहे हैं तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे θ1 लिया है और नीचे θ2 लिया है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से रिलेशन क्या आएगा वो देखो। इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या लिखोगे, d अपॉन r। ठीक है, b बाई एच होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, d बाई r, और r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा d अपॉन cos थीटा। इसको क्या लिखेंगे आप, d सेक थीटा लिखेंगे। समझ में आ गई बात। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को थीटा और d के टर्म में ही लिखेंगे। तो ये एक रिलेशन आ गया। अभी यहाँ पे y भी क्या है, वेरिएबल है। y को भी अगर हम थीटा के टर्म में लिखना चाहते हैं, d और थीटा के टर्म में, तो क्या लिखोगे, इसी ट्रायंगल में देखो आप लिखोगे tan थीटा। क्या लिखेंगे आप, tan थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं tan थीटा। tan थीटा कितना लिखोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन d लिखोगे। क्या लिखोगे, y अपॉन d। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू डी tan थीटा, y इज इक्वल टू डी tan थीटा। ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम यहां पे आ जाए जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, D लिख ले। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने दिखाया है
वो एक्चुअली में क्या है, एक छोटे से एलिमेंट के कारण है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, डीई लिखेंगे। क्या लिखोगे आप यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डीई लिख देंगे, डीई वेक्टर, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहां पे हम लोग क्या लिख लें, डी ई वेक्टर लिख लें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखना है आपको, डीई लिखना है। डीई मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, डीई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, राइट। क्या लिखोगे आप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज क्यू। अच्छा अब यहाँ पे देखो, dy लेंथ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, छोटा सा चार्ज होगा, तो उसको आप क्या लिखोगे, dq लिखोगे। क्या लिखेंगे हम लोग, dq चार्ज लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा dq अपॉन क्या लिखेंगे, r स्क्वायर, ये r है, ये डिस्टेंस है ना जी, यही डिस्टेंस है r, अपॉन r स्क्वायर लिखोगे तो r की जगह पे आप क्या लिखोगे, d सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बराबर है। इस तरीके से लिखेंगे आप। चलिए करेक्ट है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको, यहां पे dq क्या लिखेंगे आप, डीई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, dq क्या लिखेंगे आप। अब यहाँ पे देखो q इज इक्वल टू लैम्डा l है। अच्छा ये l हमने y की डायरेक्शन y से लिया है, तो आप क्या लिखोगे, dq इज इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा dy, क्या लिखोगे, dl लेंथ यानी छोटे से लेंथ के लिए तो dy लेंथ लिया हमने यहाँ पे, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dy आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा dy डिवाइडेड बाई d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन हमने निकाला था थीटा और वाई में, थीटा और वाई में जो रिलेशन निकाला था, क्योंकि यहाँ पे थीटा और वाई दोनों वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को आपको हटाना होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, वाई को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा था आपने, डी टेन थीटा इज इक्वल टू वाई। इसको अगर डिफरेंशिएट कर लें, तो डी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dy, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, किसका, dy का रिलेशन आ गया। तो हम dy की जगह पे क्या लिखेंगे, dE वेक्टर मॉड इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लैम्डा dy की जगह पे क्या आएगा, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, एक d कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, dE वेक्टर मॉड इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन डी। कितना आ गया बेटा यहाँ पे, लैम्डा अपॉन डी थीटा, राइट। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हमने क्या लिखा, dE लिखा। हमको लिखना क्या है, dE परपेंडिकुलर और dE पैरेलल। तो dE परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो हम लोग E परपेंडिकुलर लिखते हैं, राइट। DE कंपोनेंट है, E परपेंडिकुलर निकालना हो तो हम लोग लिख रहे हैं DE परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर E परपेंडिकुलर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लिखोगे आप, तो सीधा लिख देते हैं E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं, K लिख लें, K का मतलब क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट ये पूरा हमने क्या लिख दिया, K लिख दिया। यहाँ पे क्या आ गया, K लैम्डा अपॉन D, राइट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, क्या लिखोगे, DE cos थीटा। तो E में ये आ गया और बचा क्या अभी, cos थीटा, तो क्या लिखेंगे, cos थीटा D थीटा, बराबर है। ये लिख लोगे आप। अच्छा इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां से कहां, थीटा कहां से कहां है, नीचे क्या है, थीटा 2 है और ऊपर क्या है, थीटा 1 है। नीचे जो थीटा 2 है उसका डायरेक्शन क्या है, और थीटा 1 का जो डायरेक्शन है, दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर हमने थीटा 1 का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो थीटा 2 का डायरेक्शन आपको क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। बात समझ में आ रही, क्यों,
क्योंकि θ1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और θ2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम क्या करें, अगर θ1 पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो θ2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं -θ2 से +θ1। हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना है, और फार्मूला भी उसी तरीके से ध्यान रखना है कि किसको हमने पॉजिटिव लिया है और किसको हमने नेगेटिव लिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, θ2 को नेगेटिव ले रहे हैं और θ1 को पॉजिटिव ले रहे हैं। यानी जो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया है वो पॉजिटिव एंगल लिया है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ जो दिख रहा है इस रेफरेंस एक्सिस से, उसको हमने माइनस लिया है, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या आ गया, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाय डी, राइट। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा -θ2 से θ1, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के लैम्डा अपॉन डी, यहां पे आ जाएगा साइन θ1 माइनस लोअर लिमिट यानी साइन ऑफ -θ2। ये क्या आ जाता है बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। के लैम्डा डी, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, राइट। और क्या लिखते हैं आप लोग, न्यूटन पर कूलम भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाला हमने, E परपेंडिकुलर निकाला। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल लेंगे, E पैरेलल निकाल लेंगे। ध्यान से लिख लो इसको, राइट। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं E पैरेलल। तो E पैरेलल कितना हो जाएगा, क्या कॉमन आएगा इसमें, E साइन थीटा है। E पैरेलल क्या है, E साइन थीटा है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ गया, E पैरेलल, इंटीग्रेशन लिखेंगे आप। E क्या लिखा था हमने, के लैम्डा बाई डी कॉमन आ रहा, राइट। ये चीज है, यहाँ पे आ गया 1/4 को हमने के ले लिया, ये लैम्डा ले लिया और अपॉन डी ले लिया, बराबर है। अब क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, तो इंटीग्रेशन हमने क्या लिखा, साइन थीटा डी थीटा लिखा। थीटा क्या है, -θ2 से θ1 इंटीग्रेशन है, करेक्ट। बराबर है। तो क्या लिखा हमने, डी E पैरेलल इज इक्वल टू लिखा हमने के लैम्डा अपॉन डी, ये कॉमन आ गया। इंटीग्रेशन लिखा हमने -θ2 से θ1, और यहां पे क्या लिखा हमने, साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट है, बराबर है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे के लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। यहां पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है, -θ2 से θ1। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, E पैरेलल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा के लैम्डा बाई डी, और यहां पे देखो माइनस कॉस θ1, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है। अच्छा, कॉस माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस θ2 और प्लस नहीं, ये क्या आ जा रहा है यहाँ पे, माइनस कॉस θ1 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा एक आ गया पैरेलल कंपोनेंट, और ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट आपको याद रखना है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है।
ये दोनों फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इस फार्मूला में θ1 कौन से डायरेक्शन में लिया है और θ2 किस डायरेक्शन में लिया है। अगर यही डायरेक्शन दिया होगा तो ही आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में थीटा नहीं दिया है, किसी और डायरेक्शन में दिया है, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि थीटा किधर दिया हुआ है। अगर θ1 ऊपर की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आएगा, θ2 नीचे की डायरेक्शन में है तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, नेगेटिव डायरेक्शन लिया है, राइट। यानी आपने इसका प्रॉपर डायरेक्शन लेके सॉल्व किया। अगर नीचे की डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब आप उसकी डायरेक्शन क्या कर लोगे, चेंज कर लो। बात समझ में आ रही है। तो जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो ये समझ में आएगा कि किस तरीके से थीटा हम लोग लेने वाले हैं, राइट। अब क्या करें हम लोग, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन जो है इसमें, ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है, ई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ई परपेंडिकुलर होगा, राइट। इस पॉइंट पे आपको निकालना था, ये है पी पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन और ये पैरेलल डायरेक्शन, ये क्या होगा, ई पैरेलल डायरेक्शन होगा। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, ई परपेंडिकुलर होगा के लैम्डा अपॉन डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। θ1 और θ2 क्या था, ये है हमारा θ1 और ये है हमारा θ2, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल का क्या लिखा हमने, के लैम्डा बाई डी, राइट। यहां पे cos θ2 माइनस cos θ1 ये आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर और ये वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है और एंगल जिस तरीके से लिया है वो, ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन जो लिखना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन हमने ये लिया कि अगर ये क्या हो, सिमिट्री हो, यानी ऊपर और नीचे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी ये जो पी पॉइंट है, यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन आपने इस लाइन पे डाला है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डाला है, वो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या लिखा, इफ पी लाइज व्हाट ऑन द बाइसेक्टर लाइन ऑफ दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाइसेक्टर लाइन पे अगर पी पॉइंट है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, उसके लिए ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो दोनों भी थीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा, राइट। और यहां पे देखो cos थीटा और माइनस cos थीटा आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो उस समय क्या होगा, ई परपेंडिकुलर का कंपोनेंट होगा मगर ई पैरेलल नहीं होगा, राइट। समझ में आ रही बात। तो क्यों नहीं होगा वो समझ में आना चाहिए आपको। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ई वेक्टर आप लिख रहे हो, एक्चुअली में ये ई वेक्टर था, इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, और ये ई वेक्टर था, ठीक है। तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, इन दोनों का कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ई, ये ई है और ये भी क्या है, ई है, तो ये आ जाएगा ई साइन थीटा और ये भी क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा आ जाएगा। तो देखो ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, करेक्ट है। और ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होने के बाद देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जब ये भी थीटा हो और ये भी थीटा हो।
बात समझ में आ रही है? ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पर्टिकुलर केस पहला देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट केस, ठीक है ना, तो इसमें अगर P जो पॉइंट है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस वो P पॉइंट अगर बाइसेक्टर लाइन पे हो, इसका बाइसेक्टर इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाइसेक्टर लाइन पे हो, तो आप क्या बोलोगे कि इसके सिर्फ क्या होंगे, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, यानी E वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पैरेलल कंपोनेंट क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या है कि अगर ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, और ये P पॉइंट आपने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने d लिया है, राइट। इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, तो क्या समझ में आ रहा है कि इन्फाइनाइटली का मतलब ये हो गया कि जब यहां से θ1 जो होगा, कोई भी चीज ज्यादा लंबी है तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी गर्दन को बहुत ऊपर की तरफ करना पड़ता है। तो समझो इन्फाइनाइटली है, तो आप कैसे दिखोगे, θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, और θ2 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी आपको उतना ही देखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर इनफाइनाइटली ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज लिख देता हूं मैं, है ना, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर ये इन्फिनिटी जा रहा हो, ये इन्फिनिटली हो, तो इन्फिनिटली के लिए क्या करेंगे आप, ये कितना आ जाएगा, θ1 जो होगा वो कैसा दिखेगा आपको, 90 डिग्री दिखेगा, θ1 भी 90 डिग्री, और θ2 भी क्या दिखेगा, θ2 भी दिखेगा 90 डिग्री, राइट। तो यहां पे देखो साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1, यहां पे कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, और यहां पे कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे भी सिर्फ क्या होगा, E परपेंडिकुलर होगा, और कितना होगा, ये हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि k लैम्डा 2k लैम्डा बाई b हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और E पैरेलल क्या हो जाएगा इसका, E पैरेलल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे हो रहा था E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो रहा था, 2k लैम्डा बाई b साइन थीटा, जो भी यहाँ पे एंगल होगा थीटा वो, ठीक है। तो दोनों भी एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो भी एंगल होंगे यहाँ पे वो पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और E पैरेलल यहाँ पे भी क्या था, 0 था। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो ये जो दो कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग अगर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे यानी कि अगर सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो ये दोनों आपको स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप उसको याद रखेंगे, राइट।